आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी पत्रिका। हिंदी पत्रिका सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के हिंदी पत्रिका कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं डॉक्टर आसित आचार्य से, जो गांधीनगर की जानी मानी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। आपसे बातचीत कर रहे हैं त्रिलोक संघानी। विषय है G20 और भारत की अध्यक्षता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम में। हमारे अतिथि का भाई स्वागत करें। आज हमारे साथ फिर से एक बार है डॉक्टर आसित आचार्य। आसित भाई, आपको नमस्कार। नमस्कार श्रोताजन, नमस्कार त्रिलोक जी। दोस्तों, डॉक्टर आसित आचार्य हैं, अहमदाबाद की गांधीनगर की बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के प्राध्यापक हैं। आज उनसे हम बात करेंगे G20 सम्मेलन और भारत की अध्यक्षता के बारे में। आसित भाई, G20 के बारे में अगर हम बात करें तो G20 क्या है, पहले तो हम श्रोता दोस्तों को बताएं, और G20 की शुरुआत किस तरह से हुई, कब हुई, वो थोड़ा बता देते हैं। बिल्कुल, भारत की अध्यक्षता में जो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन, इसका महोत्सव अभी जो चल रहा है और जिसका आयोजन कई बड़े शहरों में किया जा रहा है, विविध देशों के अलग अलग प्रतिनिधि भारत की विविधता का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। ये दरअसल G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 जी, इसको संक्षेप में G20 कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1997-98 के दौरान जो एशियाई वित्तीय संकट हुआ था, उसके बाद 26 सितंबर 1999 को एक अनौपचारिक मंच के रूप में की गई थी, कि जिसका कार्य था महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और उनकी जो केंद्रीय बैंक होती है, रिजर्व बैंक, उनके गवर्नरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर चर्चा करने का प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए। लेकिन बाद में करीबन 2007 में जब वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट आया, उसके फलस्वरूप 2009 में यह स्पष्ट हो गया कि अगर इस संकट का समन्वय करना हो तो उच्चतम राजनीतिक स्तर पर ही संभव होगा जी। और इसके कारण G20 को एक राज्य या तो देश के प्रमुखों के स्तर पर अपग्रेड यानी उन्नयन किया गया। और ये 2009 से 2008 से ये G20 के सम्मेलन हो रहे हैं। शुरुआत में 2008 का जो पहला शिखर सम्मेलन था, उसके बाद में 2009 और 2010 के जो थे उसमें साल में 2 बार मिलते थे। अच्छा। यानी 2009 में लंदन और पिट्सबर्ग में मिले, 2010 में टोरंटो और सियोल में मिले। लेकिन 2011 से ये वापस वर्ष में एक बार होना शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 जी, इसमें 19 देश और 20वां यूरोपीय संघ शामिल है। अच्छा। ये G20 जो है, इनके पास में अपना खुद का कोई स्थायी सचिवालय या तो कोई कर्मचारी नहीं है। तो इसके कारण ये G20 का जो भी प्रेसिडेंसी होता है, जो भी देश अध्यक्षता रखता है, उनके बीच में ये सालाना घूमती है और प्रतिवर्ष देश के एक अलग क्षेत्रीय समूह से इसकी अध्यक्षता चुनी जाती है। अच्छा। ये जो 19 देश है, उनको मूलतः पूरे विश्व में 5 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें हर एक समूह में अधिकतम 4 देश शामिल है। अच्छा। और इस G20 का जो संचालन होता है, वो उसमें ट्रॉइका करके एक शब्द बहुत ही आपने सुना होगा। तो G20 की अध्यक्षता अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए समान एजेंडा पर निरंतर सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रॉइका का निर्माण किया जाता है, उसके समर्थित होता है ये, जिसमें गत वर्ष की प्रेसिडेंसी यानी गत वर्ष की अध्यक्षता, इस वर्ष की वर्तमान वर्ष की अध्यक्षता और आगामी जो मेजबान देश होगा। अच्छा। तो ट्रॉइका जो है वो इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील से बना हुआ है। अच्छा। इसके उपरांत ये G20 में इन 20 देशों के प्रतिनिधि के उपरांत कुछ स्थायी अतिथि सदस्य भी शामिल है और जिनको आमंत्रित किया जाता है, जिसमें स्पेन जो है वो स्थायी आमंत्रित एक अतिथि है। इसके उपरांत एशियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के अध्यक्ष, फिर अफ्रीकी संघ यानी AU के अध्यक्ष, अफ्रीकी के विकास के लिए जो नई साझेदारी के प्रतिनिधि हैं वे, फिर FSB जिसको हम कहते हैं वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन, ये सब जो हैं इसके स्थायी अतिथि हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो अभी अपनी अध्यक्षता में ये सम्मेलन आयोजित कर रहा है, इसमें हमने हमारे कुछ लोगों को यानी कुछ देशों को आमंत्रित किया है, जिसमें बांग्लादेश, मिस्र,
मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात, इनको हमने अतिथि देशों के रूप में यहाँ पे आमंत्रित किया है। अच्छा, अभी आशीष भाई, यानी आपने बहुत ही तफसील से जानकारी दी। अब हम जान रहे हैं कि G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है और विश्व फलक पर वैश्विक अरसा में इसका महत्व क्या है? जी बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जब ये फोरम शुरू हुई थी उस समय ये मुख्य रूप से व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित करती थी। अच्छा। लेकिन बाद में क्रमशः उनकी जो कार्यसूची थी, उनके एजेंडा था, उसका विस्तार होता गया और आज की तारीख में इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, निरंतर विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दे, इन सबको शामिल किया गया है। G20 का फोरम जो है उसमें वैश्विक आर्थिक और वित्तीय कार्यसूची के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग करने के लिए न सिर्फ दुनिया की प्रमुख उन्नत यानी एडवांस इकोनॉमीज वरन उभरती इकोनॉमी यानी उभरती अर्थव्यवस्था दोनों को समावेश किया गया है, ताकि एक समान रूप से एक समान प्लेटफॉर्म पर समान प्रकार का वैश्विक निर्णय लिया जा सके। उनके उद्देश्यों की अगर बात करें तो वित्तीय नियमों को बढ़ावा देने के लिए जो जोखिमों को कम करना है या तो भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकना है, ये उनका एक उद्देश्य रहता है। दूसरा है नई वैश्विक वित्तीय आर्किटेक्चर, जिसको हम कहते हैं न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इसको स्थापित करना है जी। और वैश्विक आर्थिक स्थिरता और निरंतर विकास प्राप्त करने के लिए सदस्यों के बीच समन्वय साधित करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है जी। आपको जानकर और हमारे श्रोताओं को जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि ये G20 अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मंच है, अनौपचारिक है पर एक बहुत ही बड़ा मंच है, जिसमें वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जो ग्रॉस जीडीपी है ग्लोबल, उसका करीबन 85 से 90% ये G20 देश प्रदान करते हैं। अच्छा। अगर वैश्विक व्यापार की बात करें तो 75 से 80% व्यापार जो है वो इन देशों के द्वारा होता है। और अगर हम जनसंख्या को ध्यान में ले तो विश्व की जनसंख्या का लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो इस G20 के द्वारा प्रतिनिधित्व होता है। अच्छा। ये G20 जो है इसका संविधान बहुत ही लचीला और अनुकूलनीय है। इसकी स्थापना स्पष्ट रूप से परिभाषित जनादेश के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर नहीं की गई है। इसके बजाय यह उद्देश्य पूर्ण रूप से आकस्मिक है और जो इसे लचीला और अनुकूलनीय बनाता है। क्या होता है कि प्रक्रियाएं और सदस्यता किसी स्पष्ट नियम के अधीन काम नहीं करती हैं। सभी समझौते केवल आम सहमति से किए जाते हैं और सभी सदस्य देशों के वोट को, उनके मतों का समान महत्व दिया जाता है G20 सम्मेलन में। इसका उद्देश्य कानूनी रूप से लागू करने के लिए योग्य निष्कर्ष निकालना नहीं है, बल्कि इस शिखर सम्मेलन की अंतिम घोषणाओं में सदस्य राष्ट्रों को साझा उद्देश्यों, जिम्मेदारियों और मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्दिष्ट करने के लिए सक्षम बनाना है। अच्छा, अब आशीष भाई, अगर हम भारत की बात करें, भारत की अध्यक्षता की बात करें, तो G20 में भारत की अध्यक्षता की विशेषताएं क्या है सर? ये हमारा सौभाग्य है और 1 दिसंबर 2022 का दिन जो है वो हमारे भारत के इतिहास में एक बहुत ही स्वर्णिम दिन था, जिस दिन से हमने इसका G20 का अध्यक्ष पद संभाला जी। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत इस G20 के सम्मेलनों का अध्यक्ष पद रखेगा जी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की G20 अध्यक्षता पिछले 17 अध्यक्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जी। ये निशंक है। भारत का G20 नेतृत्व जो है वो समावेशी, महत्वाकांक्षी और कार्योन्मुख है जी। लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र के रूप में भारत की G20 की अध्यक्षता एक ऐतिहासिक क्षण है जी। बतौर अध्यक्ष भारत समस्त विश्व में सभी की भलाई के लिए व्यावहारिक वैश्विक समाधान ढूंढकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है और ऐसा करते हुए जो इसका एक पंचलाइन है, वसुधैव कुटुंबकम या विश्व एक परिवार है, इसकी सच्ची भावना को यह प्रकट करता है। G20 का लोगो जो है वो भी अपने आप में बहुत सारी चीजें प्रदर्शित करता है, जैसे कि इसका जो लोगो है वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है। अच्छा। जैसे हमारे तिरंगे में 3 रंग है, वैसे ही G20 का लोगो जो है इसमें भी केसरिया, सफेद, हरा और नीला रंग, इनका मिश्रण किया गया है और पृथ्वी को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ा गया है। अच्छा। जो चुनौतियों के बीच में विकास को दर्शाता है। और इस लोगो के नीचे हमारी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है भारत। भारत की अध्यक्षता का विषय है वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। बहुत अच्छा। ये हमारे महाउपनिषद से प्रेरित किया गया है और इसका मूल रूप से ये कहना चाहता है कि सभी जीवन, चाहे वो मानव,
पशु, पौधे या सूक्ष्म जीव हो, इनके महत्व के साथ साथ पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड पर इनकी परस्पर निर्भरता, ये एक हमारा प्रमुख उद्देश्य रहता है जी। और यही विषय आपने लाइफ सुना होगा, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ये जो एक भारत का एक मंत्र है, इसका भी ये उदाहरण देता है, जो स्वच्छ, हरित और नीले भविष्य के निर्माण में व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार जीवन शैली विकल्पों के महत्व पर प्रकाश डालता है जी। हमारे श्रोतागण को यह भी जानना बहुत ही रोचक लगेगा कि G20 की अध्यक्षता भारत के अमृतकाल की शुरुआत की भी शुरुआत है। वाह। क्योंकि 15 अगस्त 2022 से हम अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के शुरू करने के साथ में 25 साल की अवधि के लिए एक अमृतकाल का महोत्सव जो बना रहे हैं जी। और जो स्वतंत्रता की शताब्दी तक ले जाएगा, उसकी शुरुआत और ये हमारी अध्यक्षता दोनों एक बहुत अच्छा सुभग मिलन है जी। भारत हमेशा बेहतर साझा वैश्विक भविष्य लाने के मिशन पर रहता है और हमारा उद्देश्य हमेशा पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं और जीवन शैली के एक स्थायी तरीके को बढ़ावा देना रहा है जी। एक स्पष्ट योजना और विकासोन्मुख दृष्टिकोण के साथ भारत का लक्ष्य सभी के लिए नियम आधारित व्यवस्था, शांति और न्यायपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है जी। सितंबर में यानी आगामी माह में नई दिल्ली में इस शिखर सम्मेलन के 43 प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख भाग लेने वाले हैं। अच्छा। और इसमें एक और विविधता ये भी है कि भारत में जो ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसमें भारत के 30 प्रमुख मेजबान शहर भी शामिल है। अच्छा। यानी ये सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है। इन सभी प्रमुख शहरों के अंदर कुछ कुछ समूहों का वहां पे मिलन होगा और तत्पश्चात सितंबर की 9-10 तारीख को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इन सभी G20 देशों के शीर्ष नेता इस 18वीं बैठक में भाग लेंगे, जहां पे प्रगति मैदान नई दिल्ली इसकी मेजबानी करेगा। अगर भारत की G20 की प्राथमिकताओं के बारे में अगर बात करें तो हमारी 6 प्राथमिकताएं हैं। हरित विकास, जलवायु, वित्त और जीवन। द्वितीय है त्वरित, समावेशी और लचीला विकास। तीसरा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी धारणीय विकास लक्ष्यों पर प्रगति से काम करना। चौथा है तकनीकी परिवर्तन और सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना। पांचवा है 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं और छठा है महिला नेतृत्व वाला विकास। आपको जैसे कि जान होगा कि पंचामृत जो हमारे हरित भारत के लिए एक रोड मैप बनाया गया है, वो भी इसकी दिशा में ही काम कर रहा है, जिसमें प्रथम है 2030 वर्ष तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना। 2030 तक ही नवीनकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना। इसी वर्ष यानी 2030 तक 1 बिलियन कार्बन उत्सर्जन कम करना। इसी वर्ष तक यानी 2030 तक कार्बन की तीव्रता को 45% से भी कम करना और 2070 तक भारत को एक नेट जीरो यानी कि शून्य कार्बन का लक्ष्य हासिल करने के लिए बनाना है। असित भाई, अगर हम G20 मंच की कार्यप्रणाली के बारे में थोड़ा बात करें तो G20 मंच की कार्यप्रणाली यानी संरचना कैसी है? हमारे श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि जो G20 है उसमें समांतर ट्रैक शामिल रहते हैं। 2 ट्रैक रहते हैं, एक शेरपा ट्रैक और एक फाइनेंस यानी वित्त ट्रैक रहता है। इसके उपरांत हमारे पास में सहभागिता समूह भी है। G20 प्रक्रिया का जो समन्वय है वो समस्त यानी जो सदस्य देश है उनके शेरपाओं द्वारा किया जाता है और पहले वित्त ट्रैक का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे वित्त मंत्री, हर एक देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर ये सब मिलके और चर्चा विचारणा विचार विमर्श करते हैं। इसके पश्चात शेरपा ट्रैक का नेतृत्व होता है, जहां पे सभी देश जो हैं उनके प्रमुख जो पहले निर्णय लिए गए हैं फाइनेंस ट्रैक यानी वित्त ट्रैक में और सहभागिता समूह में, इसके ऊपर अपना विचार विमर्श करते हैं। शेरपा ट्रैक में मूलतः 13 कार्य समूह कार्यरत हैं, जिसमें कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, संस्कृति, विकास कार्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा परिवर्तन, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता, स्वास्थ्य, पर्यटन और अंतिम 13वां है व्यापार और निवेश कार्य समूह। अच्छा। अलग अलग वर्षों में इनको इजाद किया गया था सम्मेलनों में। और वित्त ट्रैक जो है यानी फाइनेंस ट्रैक, इसमें 8 कार्य समूह कार्यरत रहते हैं। इसमें ये लोग जो हैं गवर्नर और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर और वित्त मंत्री, ये आमतौर पर किसी भी वर्ष में 4 बार मिलते हैं। अच्छा। जिसमें से 2 बैठकें जो है विश्व बैंक या तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों के अंतर्गत आयोजित की जाती है और इनका मुख्य उद्देश्य रहता है राजकोषीय और मौद्रिक नीति मुद्दे जैसे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था,
बुनियादी ढांचा, वित्तीय विनिमयन, वित्तीय समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला और अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे मुद्दों पर एक समान प्लेटफॉर्म पर बात करना। इनके जो 8 कार्य समूह है उसमें संरचना कार्य समूह है, फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह कहते हैं, इसके उपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर, धारणीय वित्त कार्य समूह, वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी, संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्यबल, अंतर्राष्ट्रीय कराधान मुद्दे और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे, ये सब जो है ये वित्तीय ट्रैक के तहत इनके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। और सहभागिता समूह जो है उसमें 11 कार्य समूह कार्य करते हैं। प्रासंगिक हितधारक समुदायों से परामर्श करने के लिए G20 सदस्यों की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में सहभागिता समूहों के माध्यम से संवाद की सुविधा प्रदान की जाती है। और यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें G20 सदस्य देशों के गैर सरकारी प्रतिभागी शामिल होते हैं और ये जिन सिफारिशों का मसौदा तैयार करते हैं जो कि नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान करती है और वही बाद में वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक में उनके ऊपर चर्चा विचारणा की जाती है। आपने सुना होगा कि B20, C20 इस तरह के बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तो इस सहभागिता समूह में 11 कार्य समूह है, जैसे कि B20 जिसको हम बिजनेस 20 या कारोबार या व्यापार 20 कहते हैं, इसके उपरांत C20 जिसको हम सिविल 20 या सेवा 20 कहते हैं, L20 जिसको हम श्रम 20 यानी कि लेबर 20 के रूप में जानते हैं, P20 यानी संसद पार्लियामेंट 20, S20 यानी साइंस 20 यानी कि विज्ञान 20, SIA 20 जिसको हम सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन यानी सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान 20 के रूप में जानते हैं, स्टार्टअप 20 जो बहुत ही एक नया एक इसमें कार्य समूह समावेश किया गया है, T20 यानी जिसको हम थिंक 20 या थिंक टैंक 20 कहते हैं, विचार विमर्श 20, U20 यानी शहरी 20 सहभागिता समूह, W20 यानी महिलाओं के लिए सहभागिता का समूह यानी महिला 20 सहभागिता समूह, और Y20 यानी युवा यानी यूथ 20 सहभागिता समूह। ये सारे मिलकर विविध मुद्दों पर चर्चा विचारणा करते हैं और अपनी सिफारिशों को वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक को देते हैं जो उसके बाद में नीति निर्माण प्रक्रिया में उनको शामिल करते हैं। तो आसिफ भाई, अगर हम संक्षिप्त में कहना चाहे G20 के बारे में और भारत का अध्यक्ष बनने की बात अगर संक्षेप में कहना चाहे तो क्या कहेंगे हम? जी, मैं तो यही कहूंगा कि G20 में भारत का अध्यक्ष बनना ये लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। और क्योंकि भारत सभी के लाभ के लिए व्यावहारिक वैश्विक समाधान ढूंढता रहता है और हमेशा ढूंढना चाहता है, और वसुधैव कुटुंबकम यानी कि दुनिया या विश्व एक परिवार है, इसके विचार को मूर्त रूप देता है। तो मैं आशा रखता हूं कि G20 का ये जो भारत की अध्यक्षता है इसमें बहुत ही अच्छे परिणाम यानी 200 बैठकें होने वाली हैं 30 शहरों में, और इनका जो योगदान होगा वो आने वाले समय में विश्व को एक नए फलक पर, एक नए आसमान तक, एक नए क्षितिज तक पहुंचाने में हमेशा मददरूप रहेगा, ये मेरा मानना है। तो यही आशा के साथ हम हमारी आज की चर्चा को विराम देते हैं। आशित भाई, आपने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही विगत जानकारी दी, आपका शुक्रिया। धन्यवाद श्रोता जी, धन्यवाद त्रिलोक जी, धन्यवाद आकाशवाणी ये मौका देने के लिए। जय हिंद। G20 और भारत की अध्यक्षता, इसी विषय पर डॉक्टर असित आचार्य से बातचीत कर रहे थे त्रिलोक संघाणी। हिंदी पत्रिका कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं प्रताप सिंह डाबी की रचनाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं कवि प्रताप सिंह डाबी हाकल आकाशवाणी अहमदाबाद से आपको मेरी कविताओं का रसपान कराऊंगा। पहले मैं एक गज़ल लेके आया हूं। हम लोग दुनिया में कई सारी मुठभेड़ करते रहते हैं अपनी अस्तित्व के लिए, लेकिन अपने खुद से मुठभेड़ करने की बात कहती हुई ये गज़ल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि सब जान जाओगे अगर मुठभेड़ खुद से कर सको, सब जान जाओगे अगर मुठभेड़ खुद से कर सको, कि कौन ले तेरी खबर मुठभेड़ खुद से कर सको, और ना चाह किनारों की हो डूबने का भी आए मजा, ना चाह किनारों की हो डूबने का भी आए मजा, सबसे अलग होगा सफर
मुठभेड़ खुद से कर सको। और शेर है, इन कोरी कोरी आंखों से, इन कोरी कोरी आंखों से दिखाई दे कोरा तुझे, भीगी हमेशा हो नजर, मुठभेड़ खुद से कर सको। और रूहानियत का दबदबा, शेर देखिए कि रूहानियत का दबदबा जाने सूफी शायर कोई, रूहानियत का दबदबा जाने सूफी शायर कोई, तुम पर भी होगा वो असर, मुठभेड़ खुद से कर सको। और अगला शेर है कि ये दर बदर का यूं भटकना कब तलक चलता रहे, ये दर बदर का यूं भटकना कब तलक चलता रहे, भीतर ही में बन जाए घर, मुठभेड़ खुद से कर सको। और आखिरी शेर है कि हिलते रहोगे तो हिलाने वाले आते जाएंगे, हिलते हिलते रहोगे तो हिलाने वाले आते जाएंगे, कस कर पकड़ पाओगे घर, कस कर पकड़ पाओगे घर, मुठभेड़ खुद से कर सको। सब जान जाओगे अगर मुठभेड़ खुद से कर सको, कि कौन ले तेरी खबर, मुठभेड़ खुद से कर सको। एक दूसरी गजल, हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, पहले तो हम कहा करते थी 7 सिस्टर, 7 बहनें, लेकिन अब सिक्किम के बाद 8 बहन कहते हैं। तो उन 8 बहनों के नाम कही गई एक गजल, एक गुजरात के कवि की गजल, इन सारे हमारी जो 8 बहनें उनको समर्पित। और आप सुनते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा कि मैं कौन सी बहन की मैं बात कर रहा हूं। कि बदन हरियाली और आंखें नीली, हर बार मांगा है, बदन हरियाली और आंखें नीली, हर बार मांगा है, हमारी 8 बहनों का सुखी संसार मांगा है। और बड़ी बहना असम, बड़ी बहना तेरा ये फर्ज है, सबको सिखाए तू, तू शांति राह पर चलना, तुम्हारे द्वार मांगा है। और सदा मध्याह्न हो तेरे सूरज का, ये दुआ मांगू, अरुणाचल, सदा मध्याह्न हो तेरे सूरज का, ये दुआ मांगू, बुरी डाले नजर शैतान करे तू वार मांगा है। और सदा फैला के फन करना वतन की ऐसे रखवाली, नागालैंड की बात कर रहा हूं, सदा फैला के फन करना वतन की ऐसे रखवाली, रहे तू नाग भूमि नाग का अवतार मांगा है। और त्रिशूल बनकर ही रहना तू हमेशा भारती के हाथ, त्रिशूल बनकर ही रहना तू हमेशा भारती के हाथ, सदा त्रिपुरारी का आशीष भरा दुलार मांगा है। मझोली थी बड़ी नटखट, सयानी हो गई अब तो, न मिजोराम का मन हो कभी दुश्वार मांगा है। रहे शीतल तेरी काया, देखिए शेर, रहे शीतल तेरी काया, सदा कंचन की हो वर्षा, पड़े सिक्किम के सिक्कों की सदा खनकार मांगा है। और सदा माउसीन रामा में रहे मेघा का आडंबर, मेघालय की बात कर रहा हूं, सदा माउसीन रामा में रहे मेघा का आडंबर, जयंतिया गारो खासी का अलग दरबार मांगा है। और मणि बन के चमकना तू सदा माँ भारती के भाल, मणि बन के चमकना तू सदा माँ भारती के भाल, चमक ना हो तेरी फीकी, मणिपुर के लिए कह रहा हूं ये, चमक ना हो तेरी फीकी, ये बारंबार मांगा है। और भगिनी गुर्जरी के प्यार का स्वीकार करना सब, अहमदाबाद से, गुजरात की धरती से ये कविता जा रही है कि भगिनी गुर्जरी के प्यार का स्वीकार करना सब, भले हूं दूर तुझसे पर हृदय का
प्यार मांगा है, बदन हरियाली और आंखें नीली हर बार मांगा है, हमारी 8 बहनों का सुखी संसार मांगा है। दोस्तों, 2 गजलों के बाद मैं आपको गीत की सफर पे ले जाऊंगा। एक करुण गीत से आपको रूबरू कराऊंगा। गीत का शीर्षक है बेवा की होली। एक युवा जब बेवा हो जाती है तो उसके बाद अगर वो होली के दर्शन करती है, होली में खेलते हुए लोगों को देखती है, तो उसके मन के क्या भाव होते हैं उसको लेकर के ये गीत, इसको थोड़ा हल्के तरन्नुम में मैं पेश करूंगा। गलियन में जो देख रही हूँ, गलियन में जो देख रही हूँ, फगुहारों की टोली, बंद पड़ी सपनों की खिड़की, सर सर किसने खोली। टोली से चुपचाप सरकता रंगे रेला पेला, टोली से चुपचाप सरकता रंगे रेला पेला, पूरी भीड़ में दिखे अलग ही मन भावन वो खेला। बौछारों से भीग गई क्या, बौछारों से भीग गई क्या, मेरी चुनरिया चोली, बंद पड़ी सपनों की खिड़की, सर सर किसने खोली। फगुहारों का रंगो रंगो राग गगन में खोए, फगुहारों का रंगो रंगो राग गगन में खोए, खेला मुझको सप्त रंग में गहरे नाद डुबोए। आँखों से ही बात चले, आँखों से ही बात चले ना, बोला वो मैं बोली, बंद पड़ी सपनों की खिड़की, सर सर किसने खोली। आखिरी अंतरा है और करुणता देखिए इसकी। उड़ूं गगन में ऊंचे ऊंचे कटते पंख अचानक, उड़ूं गगन में ऊंचे ऊंचे कटते पंख अचानक, आया याद नहीं उड़ना है, कहाँ है तेरा नायक। आर पार निकली पिचकारी, आर पार निकली पिचकारी, बन के जैसे गोली, बंद पड़ी सपनों की खिड़की, सर सर किसने खोली। गलियन में जो देख रही हूँ, फगुहारों की टोली, बंद पड़ी सपनों की खिड़की, सर सर किसने खोली। दोस्तों, मेरी गज़लों और गीतों में रूबरू होते हुए आपने कविता का आनंद भी लिया होगा और करुणा का अनुभव करते हुए अपने आप को भी संवेदना से झंकृत किया होगा। ऐसी आशा के साथ आपको नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रताप सिंह डाभी को। इसी के साथ ही आज का हिंदी पत्रिका कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
मधु को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी पत्रिका का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया।